जय हिंद साथियों। हम लोगों ने पिछली क्लास में बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ा था। सवाई जय सिंह ने किस तरह अपने भांजे की हत्या करवा के अपना शासक बना दिया और अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह किस तरह दलेल सिंह के साथ किया था और किस तरह इनकी बहन ने मराठों से सहायता ली और किस तरह मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान की राजनीति में हुआ, हमने पढ़ा था। आज हम हुरडा सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी अच्छा एक टॉपिक है, कह सकते हैं। ये अच्छा सम्मेलन था और इससे मेंस में भी क्वेश्चन आता है, प्री में भी क्वेश्चन आता है और कैसा भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हुरडा सम्मेलन सबसे पहले ध्यान में रखना है, हुरडा है कहाँ पर। तो हुरडा भीलवाड़ा में एक जगह का नाम है। क्या है? भीलवाड़ा में एक जगह का नाम है हुरडा। तो ये सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। तो हम शुरू कर रहे हैं हुरडा सम्मेलन के बारे में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो सारी बात हम इसमें करेंगे। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठाओं को रोकने में मुगल शासन की असफलता, राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। अब कह रहे हैं मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में कौन सा असफल हो गए? मुगल असफल हो गए और राजपूत शासकों का आंतरिक झगड़ा चल रहा था। तो झगड़ों से मतलब मराठों का किस तरह राजस्थान में प्रवेश हुआ, इससे राजपूत शासकों की आंखें खुल गई। ठीक है, तो हमने ऊपर ही पढ़ा था मराठों का राजस्थान में प्रवेश। ठीक है, बूंदी कौन सा ये बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष था ना, ये इसमें देखो इस टाइम इनका हुआ था प्रवेश। तो अब पढ़ रहे हैं हुडा के सम्मेलन के बारे में कि मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के लिए आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जय सिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुरडा में एकत्रित करने का प्रयास किया। तो सवाई जय सिंह ने प्रयास किया। क्यों प्रयास किया? क्योंकि सवाई जय सिंह के विरोधी मराठा आए थे ना, क्योंकि इसकी बहन ने ही आमंत्रित किया था। तो सवाई जय सिंह ने प्रयास किया कि एक सम्मेलन किया जाए सारे राजपूत शासकों का। तो मराठाओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए या फिर मराठाओं का दमन करने के लिए हुरडा सम्मेलन हुआ था। और सुझाव किसका था? सवाई जय सिंह जयपुर वाले का। ठीक है, हुरडा में शासकों को एकत्रित करने का प्रयास किया। 16 जुलाई 1734 को पूर्व निश्चित स्थान हुरडा में सम्मेलन आरंभ हुआ और 16 जुलाई को डेट तय की गई कि भी हम सब एक जगह इकट्ठा होंगे। जगह का नाम क्या है? हुरडा। और हुरडा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो 16 जुलाई को सम्मेलन शुरू हुआ। शासक आए और जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। नए शब्द क्यों आया? क्योंकि जब ये सुझाव दिया सम्मेलन का, उस टाइम मेवाड़ का महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय था। कौन था? संग्राम सिंह द्वितीय था उस टाइम शासक। पूछ लेंगे हुरडा सम्मेलन की योजना के समय शासक कौन था? तो संग्राम सिंह द्वितीय उस टाइम शासक था। लेकिन जब सम्मेलन हुआ तो उसकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने करी, क्योंकि इनकी हो गई थी डेथ। ठीक है साथियों, सम्मेलन में सवाई जय सिंह के अलावा, यानी सवाई जय सिंह के अलावा सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुए? क्वेश्चन आता है। देखो आपको और बता दूं कि हुरडा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, हुरडा सम्मेलन क्यों हुआ? मराठों का सामना करने के लिए। ये विचार या सुझाव किसने दिया? सवाई जय सिंह ने। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 16 जुलाई 1734। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? पूछ ले, जगत सिंह द्वितीय। जब हुरडा सम्मेलन का सुझाव दिया उस टाइम मेवाड़ का शासक कौन था? संग्राम सिंह द्वितीय। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे। कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। तो सम्मेलन में सवाई जय सिंह के अलावा कौन कौन आए? जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। मतलब 16 जुलाई को जो सम्मेलन हुआ, क्वेश्चन आता है कि हुरडा सम्मेलन में किन किन राजपूत शासकों ने भाग लिया। तो एक नहीं लेने वाले का नाम दे देंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये शासकों के नाम ध्यान में रखना है। जयपुर का तो सवाई जय सिंह था। ठीक है, जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह और मेवाड़ के तो जगत सिंह द्वितीय थे ही। ठीक है, तो ये नरेश उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और विचार विमर्श हो गया, बातें हो गई और 17 जुलाई को एक समझौता हुआ। समझौते की शर्तें हम आगे पढ़ेंगे कि और बाद में इन्होंने साइन कर दिए समझौते पत्र पर। अब समझौते में क्या लिखा गया उसकी बात हम करेंगे। इसका भी क्वेश्चन बनता है कि हुडा सम्मेलन में मतलब कौन कौन सी बातें नहीं हुई या कौन कौन सी शर्तें रखी गई या कौन सी शर्तें नहीं रखी गई। तो समझौते के अनुसार पहली शर्त क्या है? सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। पहली शर्त क्या है? सभी राजपूत शासक एकता बनाए रखेंगे। दूसरी शर्त, एक का अपमान सभी का अपमान माना जाएगा। एक का अपमान सभी का अपमान माना जाएगा। अगली शर्त, कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। वो नहीं कि भाई जोधपुर वाले ने का विद्रोह करके जयपुर में आके कोई शरण ले, तो ऐसा भी नहीं करेंगे। तीसरा, अगला क्या है? मराठों के विरुद्ध
वर्षा ऋतु के बाद कार्यवाही आरंभ की जाएगी। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्यवाही शुरू की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे। और सभी शासक कहाँ एकत्रित होंगे? रामपुरा। और रामपुरा ये कहाँ पर है? रामपुरा कोटा में है। कहाँ पर है ये रामपुरा? कोटा में। यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो अपने पुत्र या भाई को भेजेगा। और कोई शासक मान लो कोई उसका अर्जेंट काम आ जाए, बीमार पड़ जाए, बुखार वगैरह आ जाए, तो किसको भेजेगा? अपने पुत्र या भाई को भेजेगा। किंतु इस सम्मेलन की योजना कभी धरातल पर नहीं उतर पाई। ये शर्तें रखी इन्होंने कि ये करेंगे, लेकिन ये धरातल पर नहीं उतर पाई। तो ये शर्तें भी आपको ध्यान में रखना। कौन सी शर्त नहीं थी? आजकल बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन में कथन कारण वाला क्वेश्चन इन शर्तों से पूछा जा सकता है। देखो, सभी शासक एकता बनाए रखेंगे, एक का अपमान सभी का अपमान माना जाएगा, कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा, मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्यवाही आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक कहाँ एकत्रित होंगे? रामपुरा में। वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा कोटा में एकत्रित होंगे। यदि कोई शासक किसी कारणवश नहीं आ सके तो अपने पुत्र या भाई को भेजेगा, लेकिन ये योजनाएं कभी धरातल पर नहीं उतरी। क्योंकि क्यों नहीं उतरी? प्रत्येक शासक अपने स्वार्थ थे, इसलिए उनमें एकजुटता स्थापित होना असंभव था। सबके अलग अलग स्वार्थ है, इसलिए ये सम्मेलन क्या असफल प्रयास साबित हुआ। ठीक है साथियों, हुडा सम्मेलन के बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बताए, और उम्मीद है अगर आप इतना देख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला टॉपिक है जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष, और ये भी एक अच्छा टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कच्छावा वंश या आमेर का किला भी आपके सिलेबस में तो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ते हैं अब हम। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी बाई से विवाह किया। कह रहे हैं जयपुर का जो सवाई जयसिंह था, इसने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की बेटी थी चंद्रकुंवरी। कौन थी? चंद्रकुंवरी, जिनसे विवाह किया। विवाह से पूर्व जयसिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए, यानी शादी से पहले कुछ शर्तें रखी गई, उस पर इन्होंने साइन किए। और इसमें क्या लिखा कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र, चाहे वे छोटा ही क्यों ना हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठेगा, यानी बैठाने की बात कही गई। इकरारनामे में क्या बात लिखी कि चंद्रकुंवरी से शादी हम इसी शादी शर्त पर करेंगे कि अगर आप इनसे जो बेटा उत्पन्न होगा, भले ही वो छोटा ही हो, वो जयपुर का शासक बनेगा। ठीक है, ये संधि हो गई। तत्पश्चात 1722 में जय सिंह की एक रानी थी, खिंची रानी सूरज कुंवर। कौन थी? खिंची रानी सूरज कुंवर। इससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, ईश्वर सिंह। देखो, सूरज आसमान में उगता है, ईश्वर भी आसमान में रहता है ना, ऐसा ही कहते हैं ना। तो ईश्वर और सूरज, ये ध्यान रखना। तो सूरज कुंवर से ईश्वर सिंह उत्पन्न हुआ, और 1728 में यानी 6 साल बाद मेवाड़ की राजकुमारी जो चंद्रकुंवरी थी, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, माधो सिंह। अतः जय सिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच उत्तराधिकार संघर्ष निश्चित हो गए, क्योंकि दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। बड़ा बेटा है वो गद्दी पर जाएगा, और छोटा बेटा कहेगा भाई उस टाइम समझौता हुआ था तो मैं शासक बनूंगा, तो लड़ाई होनी स्वाभाविक थी। ठीक है, तो अब तक आपके समझ में आया होगा। 1708 में सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की पुत्री चंद्रकुंवर से शादी की। शादी से पहले एक संधि हुई, समझौता हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन 1722 में जय सिंह की खिंची रानी थी, उससे एक बेटा हो गया ईश्वर सिंह, और 1728 में चंद्रकुंवरी से एक बेटा हो गया माधो सिंह। तो अब संघर्ष होना स्वाभाविक है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह गद्दी पर बैठा। सितंबर 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई और उसका बड़ा पुत्र ईश्वर सिंह गद्दी पर बैठा। किंतु माधो सिंह ने 1708 के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया। लेकिन संधि हो रखी थी पहले, पिता ने साइन कर रखे थे। तो माधो सिंह ने कहा भाई, जब मेरी मम्मी का विवाह मेरे पिताजी के साथ हुआ तो उस टाइम उन्होंने साइन किए थे कि शासक मेरी मम्मी का पुत्र यानी मैं बनूंगा। ठीक है, तो उन्होंने दावा कर लिया, किसने? माधो सिंह जी ने। ठीक है, इस प्रकार ईश्वर सिंह और माधो सिंह में ग्रह कले आरंभ हो गया, इसलिए दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दोनों भाई थे, दोनों में ग्रह कले आरंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठा सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ हो गए, और दोनों पक्ष मराठों की सहायता प्राप्त करना शुरू कर दिया, प्रयास करना शुरू कर दिया। माधो सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई, और बदले में 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। माधो सिंह ने किसे हेल्प ली? मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त करी, और बदले में 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। माधो सिंह ने, पूछ लेंगे, मैं से माधो सिंह, मैं से मल्हार राव होलकर। माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर से सहायता ली थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बदले में 20 लाख का आश्वासन दिया। उधर ईश्वर सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली, और उधर इनके सामने कौन था? ईश्वर सिंह। उन्होंने किसे सहायता ली? राणोजी सिंधिया से। फरवरी 1745 में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी।
1745 में किसने, माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वर सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके साथ सहयोगियों को परास्त कर खदेड़ दिया। लेकिन ईश्वर सिंह ने राणोजी सिंधिया से हेल्प कर रखी थी, मतलब सहायता ले रखी थी, तो उन्होंने माधो सिंह को हरा दिया, क्योंकि गद्दी पे तो यही था ना ईश्वर सिंह, तो चढ़ाई किसने करी, माधो सिंह ने। लेकिन माधो सिंह इस युद्ध में हार गया 1745 वाले में। ठीक है, माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को काल भी भेजा। माधो सिंह ने एक बार फिर, एक तो 20 लाख की बात सहायता ली लेकिन हार गए, बाद में एक प्रतिनिधि को काल भी भेजा। काल की जगह इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि कहाँ भेजा माधो सिंह ने, मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए काल भी भेजा। काल भी से राजस्थान के किसी एक शासक का नाम और जुड़ा है, आप कमेंट करके बताना किसका नाम जुड़ा था। और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। पहले तो 20 लाख में बात हुई और बाद में 2 लाख में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ो। वचन दिया, मल्हार राव ने अपने पुत्र खंडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने भेजा। और फिर जो मल्हार राव था खुद तो नहीं है, लेकिन खंडे राव को भेजा। किसको, अपने पुत्र खंडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने भेजा था, मतलब इन माधो सिंह की हेल्प करने भेजा। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर पुनः भीषण युद्ध हुआ। राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजय हुआ। लेकिन अब फिर कौन जीत गया, फिर भी ईश्वरी सिंह जीत गया। राजमहल का युद्ध पूछ लें, 1 मार्च 1747 को राजमहल का युद्ध हुआ था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। ईश्वरी सिंह विजय हुआ। देखो, माधो सिंह ने सबसे पहले होलकर से सहायता ली, 20 लाख रुपए दिए, ठीक है, ध्यान रखना। और बाद में ईश्वर सिंह पर चढ़ाई कर दी और ईश्वर सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता ली। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन परास्त हो गया कौन, ईश्वर सिंह, और माधो सिंह इसमें नहीं, माधो सिंह परास्त हो गया और ईश्वर सिंह जीत गया था। ठीक है, माधो सिंह ने बाद में वापस मल्हार राव से सहायता मांगी और अपना प्रतिनिधि काल पे भेजा। भाई हारा माधो सिंह, वापस भेजा और 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। किसको, मल्हार राव होलकर को, कि अब मैं आपको 2 लाख रुपए और दूंगा। तो मल्हार राव ने अपने पुत्र खंडे राव को 1000 सवारों के साथ वापस भेजा। दोनों के मध्य फिर युद्ध हुआ, ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य, 1 मार्च 1747 को राजमहल का। इसमें पुनः ईश्वर सिंह जीत गया। पहले तो उसको खदेड़ा, दूसरी बार भी ईश्वर सिंह जीत गया। अब देखो, राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वर सिंह की ओर था। यानी ये राजमहल का युद्ध हुआ ना 1 मार्च 1747, इस तक तो पेशवा का झुकाव किसके, मराठा पेशवा था ना, इसका झुकाव ईश्वर सिंह की ओर था। किंतु राजमहल के युद्ध के बाद महाराणा जगत सिंह की ओर से अधिक रुपए देने का लालच दिया गया। मतलब बाद में, राजमहल के युद्ध के बाद में, मेरा मेवाड़ का महाराणा जगत सिंह था, उसने इन मराठों को, पेशवाओं को और ज्यादा पैसा देने का लालच दिया। तब ऋण भार से दबे पेशवा ने ईश्वर सिंह का साथ छोड़ माधो सिंह का पक्ष ले लिया। अब ये मतलब पेशवा किसकी तरफ आ रहा है, अब माधो सिंह की तरफ आ रहा है। पहले तो ईश्वर सिंह की तरफ लड़ा था, ठीक है, पक्ष ले लिया। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वर सिंह की मुठभेड़ हुई। बाद में बगरू नामक एक जगह है, वहां पर मराठों के साथ ईश्वर सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिन के युद्ध के बाद ईश्वर सिंह पराजित हुआ, क्योंकि अब मराठे उधर चले गए, पाला बदल लिया। इस बार ईश्वर सिंह हार गया। ठीक है, लेकिन इस समय जाट शासक सूरजमल था, उसने ईश्वर सिंह की तरफ लड़ाई लड़ी, लेकिन युद्ध जीत नहीं पाए। कौन, ईश्वरी सिंह। 2 बार तो जीते थे, लेकिन इस बार मराठों से हार गए। कौन, ईश्वर सिंह। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि सूरजमल ने किसका हेल्प की, किसकी सहायता की, तो ईश्वरी सिंह ने। ठीक है, और उसे माधो सिंह को 4 परगने देने, उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धन राशि देने का वादा करने को विवश करना पड़ा। मतलब हार गया ईश्वर सिंह, तो शर्त क्या हुई कि माधो सिंह को वो 4 परगने देगा। क्या देगा, 4 परगने देगा। उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटा दिया जाएगा और मराठों को भारी धनराशि दी जाएगी। ये शर्तें हुई, क्योंकि ईश्वर सिंह हार गया तो कुछ ना कुछ शर्तें होंगी, तो ये शर्तें रखेगी। आगे देखते हैं। बगरू के युद्ध के बाद, बगरू के युद्ध के बाद, बगरू का युद्ध कब हुआ, अगस्त 1748। ठीक है, अगस्त 1748। बगरू का युद्ध कब हुआ, अगस्त 1748। ये युद्ध है जिसमें ईश्वर सिंह हारा था। ठीक है, बगरू का युद्ध अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, ये बगरू नामक स्थान पर ईश्वर सिंह की मुठभेड़ हुई। पूछ लेंगे बगरू का युद्ध अगस्त 1748 जिसमें ईश्वर सिंह हारा। बगरू के युद्ध के बाद ईश्वर सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वादा किया, यानी ये शर्त थी ना कि मराठों को भारी धनराशि देनी पड़ेगी, जो वादा किया था वे उन्हें नहीं दे सका। भाई शर्त संधि तो होगी कि मराठों को बहुत भारी यानी धनराशि देंगे, लेकिन ईश्वर सिंह ये पैसे नहीं दे सका। होलकर इस धनराशि की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा, और होलकर अब आया कि मुझे आपने वादा किया तो मुझे पैसा दो, तो जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में से जयपुर का राजदूत
2 लाख रुपए के साथ मिला, और रास्ते में कौन मिला? जयपुर का राजदूत मिला कि ये 2 लाख रुपए लो और आप जयपुर की ओर मत आओ, आप वापस चले जाओ। पर होलकर इस धनराशि से खुश ना था। खुश क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ भारी धनराशि की बात हुई थी। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वर सिंह को ये सूचना दी, ईश्वर सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर 13 दिसंबर 1750 को ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर राजनीतिक जंजालों से अपने को आजाद कर लिया। भाई वो होलकर आएगा, तो ईश्वर सिंह ने क्या करी? आत्महत्या कर ली। ये आपको ध्यान में रखना। अब मुझे बताओ, ईश्वर सिंह ने जहां से हत्या करी वो कहां से कूदा था? बताओ, ईश्वर सिंह कहां से कूदा था? ईश्वर सिंह कहां से कूदा था, आप बताओ? क्योंकि हत्या इन्होंने कूद कर करी थी। ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कहां से कूद कर करी, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। 13 दिसंबर 1750 को आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से अपनों को आजाद कर लिया। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठाया, क्योंकि पहले 4 परगने मिले, लेकिन अब होलकर ने माधो सिंह को बुलाया और जयपुर की गद्दी पर बैठा दिया। अब राजा बन गया कौन? माधो सिंह। ये वही माधो सिंह है जो पहले इकरारनामा हुआ था, मेवाड़ का महाराणा था ना, उसकी बेटी थी चंद्रगौरी, उसका ही पुत्र है ये माधो सिंह। माधो सिंह के गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी अपनी लंबी चौड़ी मांग रखी। अब ये माधो सिंह गद्दी पर बैठ गया, तो मराठों ने लंबी चौड़ी मांग रखी, किससे? माधो सिंह से। और माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था कि भाई मैं पैसा क्यों दूं, है ना। अब आगे देखो, 10 जनवरी 1751 को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। यानी मराठा आए थे 4000, 10 जनवरी 1751 को देखना है बाजार वगैरह। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए। माधो सिंह ने क्या करा? चूही मराठा अंदर घुसे मेला देखने के लिए, मंदिर देखने के लिए, तो इसने सारे द्वार बंद करवा दिए। अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इन्होंने भी पैसे मांगे कि अब लो पैसे, उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई, और यहीं से राजपूत और मराठों में संघर्ष शुरू हो गया, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई। तो ये था जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष, जो माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य चला। जब तक मराठों का साथ था ईश्वर सिंह के साथ, तब तक वो जीतते गया। जब मेवाड़ के महाराणा ने ज्यादा लालच दे दिया मराठों को, तो वो माधो सिंह की तरफ आ गए, और बाद में पैसे के लिए डिमांड करने लगे। पैसे नहीं थे इसके पास, तो इसके आत्महत्या करनी पड़ी। ठीक है साथियों, अब है तुंगा का युद्ध। तो ये सारी चीजें इस किताब में दे रखी हैं, अच्छी दे रखी है। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें पढ़नी चाहिए। तुंगा का युद्ध अब हम पढ़ेंगे। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर बार बार विवाद होता था। क्या कह रहे हैं? जयपुर राज्य और मराठों के मध्य बार बार किसको लेकर? चौथ एक कर है, उसको लेकर बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटपाट मचाया करते थे। फलस्वरूप मराठा महादजी मतलब विवाद होता था। फलस्वरूप मराठा एक शासक था महादजी सिंधिया, जो जयपुर राज्य में लूट मार मचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान होकर जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा था। यानी जयपुर और मराठा के मध्य चौथ को लेकर विवाद था, और मराठा था महाजी सिंधिया जो जयपुर में क्या करता था? लूटपाट। उस समय जयपुर का शासक था प्रताप सिंह। कौन था? प्रताप सिंह। तो वो इनसे मुक्ति कैसी पाई जाए, वो प्रयास कर रहा था। पूछ लेंगे तुंगा के युद्ध के समय जयपुर का शासक कौन था? प्रताप सिंह। ठीक है। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया। और प्रताप सिंह ने क्या करा कि मराठों के विरुद्ध जोधपुर का राजा था विजय सिंह, उससे गठबंधन किया कि हमें मराठों को हराना है, मराठों के साथ युद्ध करना है। शिवपुर व करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। किसको? विजय सिंह और प्रताप सिंह को शिवपुर और करौली के शासकों ने भी सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त महादजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गए। यानी महादजी का एक साथी था मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी, ये भी प्रताप सिंह के साथ हो गया। अतः 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास तुंगा नामक स्थान पर महादजी सिंधिया और राठौड़ कच्छावा गठबंधन। राठौड़ कच्छावा गठबंधन कैसे कहा गया? विजय सिंह राठौड़ था जोधपुर का। गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। महादजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। यानी युद्ध कैसा रहा? हल्दी घाटी के युद्ध की तरह अनिर्णायक रहा, लेकिन महादजी सिंधिया इस युद्ध में पीछे हट गया और राजपूत सेनाओं का पलड़ा भारी रहा। कह सकते हैं राजपूतों की विजय हुई है, अघोषित है, लेकिन विजय जरूर हुई है। तो इन्होंने गठबंधन किससे किया? पूछ लेंगे। तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह ने किससे गठबंधन किया? जोधपुर के विजय सिंह
और शिवपुर और करौली का शासक था, और एक मुगल फौजदार था मोहम्मद बेग हमदानी, जो महादजी का साथी था। ये भी आपको ध्यान में रखना। और कब हुआ? 28 जुलाई 1787। लाल कोट कहाँ है? दौसा में है। तुंगा पूछ रहे, तुंगा कहाँ है? तो दौसा में है, ठीक है। तो राठौड़ कच्छावा गठबंधन यही है कुल मिला के, जिसमें महादजी पीछे हट गए और राजपूतों का पलड़ा भारी था। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों में अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तुंगा का युद्ध हो गया, मराठे पीछे हट गए, लेकिन अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ। अब 20 जून 1790 को, यानी 3 साल बाद दूसरा युद्ध और हुआ, पाटन का युद्ध। कौन सा? पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली। राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। पहली बार तो राजपूतों का पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध में तो पलड़ा भारी रहा, लेकिन पाटन के युद्ध में राजपूत हार गए और मराठा जीत गए। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक और प्रयास किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, लेकिन ये प्रताप सिंह हार का मानने वाला था, इसने जोधपुर से के शासक से हेल्प ली और 16 अप्रैल 1800 ईस्वी को मालपुरा में पुनः मराठों का से युद्ध हुआ। किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ में ही लगी, अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। कुल मिला के मराठा यहाँ शक्तिशाली साबित हो रहे हैं, लेकिन तुंगा के युद्ध में मराठों पीछे हट गए। ये महादजी सिंधिया पीछे हटा था। तो तुंगा का युद्ध पूछ लें, क्योंकि चौथ को लेकर इनके मध्य विवाद हुआ करता था और प्रताप सिंह परेशान हो गया, तो इन्होंने मराठों से युद्ध करने की सोची। युद्ध करने के लिए प्रताप सिंह ने जोधपुर के महाराजा विजय सिंह से, शिवपुर और करौली के शासकों से संधि करी। महादजी का साथी था मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी, ये भी प्रताप सिंह के साथ आ गया। 28 जुलाई को युद्ध हुआ। लाल कोट के पास तुंगा नामक एक जगह है, वहां युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध तो अनिर्णायक रहा, लेकिन महादजी को पीछे हटना पड़ा और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। और बाद में युद्ध हो गया, लेकिन मराठे प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना जीत गई, लेकिन प्रताप सिंह ने हार नहीं मानी। फिर इसने जोधपुर की हेल्प ली और 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा का युद्ध हुआ वापस मराठों और इनके बीच, प्रताप सिंह के बीच। किंतु इस बार मराठे और जीत गए। मराठों ने वापस किससे संधि कर ली? इनसे, मराठों से। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने पढ़ा अब कृष्ण कुमारी विवाद और जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। मैंने कोशिश करी है, कहीं कहीं अटके भी हैं, क्योंकि थोड़ा वो सब चीजें बैठ नहीं रही है। मैं कहाँ हूँ वो मुझे पता है। ठीक है साथियों, तो आप अच्छे से इन्हें सुने, बार बार पढ़े, 2-3 बार पढ़े, ये चीजें आपके कवर हो जाएगी। और यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आए आप गलत नहीं करोगे। और मैं तो आपको यही कहूंगा, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पे भरोसा रखना है। खुद पे भरोसा रखोगे तो सब चीजें आपके साथ रहेगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।